चल करें स्टार्ट। प्रियल आ गई है अभी। चल किया जाए स्टार्ट। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत? बोले। नहीं सर। चल हमने जैसे कि टॉपिक कल स्टार्ट किया था एस ब्लॉक एलिमेंट। थोड़ा सा 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दे देता हूं पहले। अब बोला था एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। तो दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इनटू द एस सबसेल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक एलिमेंट किसका एग्जाम्पल होते थे? तो कहते थे कि एस ब्लॉक आर द नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब बात आती है नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो बताया था जो सबसे बाहर वाली सेल होती है इसको कहते हैं बैलेंस सेल, और फर्स्ट आउटर सेल जो सेकंड नंबर की बाहर वाली सेल होती है इसको कहा जाता है पेनल्टीमेट सेल, और उसके जस्ट अंदर जो थर्ड आउटर सेल होती है या तीसरी बाहरी सेल या थर्ड आउटर सेल को कहा जाता है दैट इज द क्या थर्ड आउटर सेल को हम लोग नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? थर्ड आउटर सेल इज कॉल्ड प्री पेनल्टीमेट सेल। क्लियर है? फिर बोला गया जिनमें आउटर सेल और बैलेंस सेल इज इनकम्प्लीट आर कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। बेस्ट एग्जाम्पल था एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, पर पी ब्लॉक में किसको छोड़कर? एक्सेप्ट 18 ग्रुप। अब एस ब्लॉक की डेफिनेशन क्या बताई फिर? दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द एस सबसेल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप होते हैं, एक फर्स्ट ग्रुप और एक सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को कहा जाता है एल्कली मेटल, सेकेंड ग्रुप को कहा जाता है एल्कली अर्थ मेटल। अब बात आती है फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं। तो बोला गया था फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल इसलिए बोलते हैं कि इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो जब हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं या ऑक्साइड फॉर्म करते हैं इस ग्रुप के मेंबर, तो इनके जो हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड होते हैं वो स्ट्रांगली बेसिक होते हैं। अब अगर ये स्ट्रांगली बेसिक होंगे, अगर अब ये स्ट्रांगली बेसिक होंगे तो बेसिक को कहा जाता है एल्कली। तो आप कहोगे दीज आर बेसिक इन नेचर। अंडरस्टैंड? किसी को कोई दिक्कत यहां तक हो तो बताइए जरा। बोले। नहीं सर। पक्का? चले। तो बोला गया कि जिन मेंबर्स के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर होते हैं इनको कहा जाता है, बेसिक को हम कहते हैं एल्कली, सो दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। लिथियम मिला। अब कौन कौन मेंबर हैं इसके? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट क्या था कि जो लिथियम है इनका साइज इस ग्रुप में सबसे स्मॉलेस्ट होता है। अच्छा, एक मजे की बात और बताते हैं तुम्हें। अगर मजे की बात सुनोगे तो तुम्हें थोड़ा सा मजा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। और वो मजे की बात यह है कि ईच रिस्पेक्टिव ग्रुप में, अच्छा ग्रुप में जाते हैं नीचे की तरफ तो साइज इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? इंक्रीज करता है। तो ईच रिस्पेक्टिव ग्रुप में जो पहला मेंबर होता है, अगर हम एल्कली मेटल की बात करें तो वो लिथियम होगा, एल्कली अर्थ मेटल की बात करेंगे तो बेरिलियम होगा। बात करें किसकी? दैट इज
बोरॉन फैमिली की तो बोरॉन होगा, कार्बन हो फैमिली की बात करें तो कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो ऑक्सीजन, और हेलोजन की बात करें तो फ्लोरीन, और नोबल गैसेस की बात करें तो दैट इज हीलियम। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप। अब ये जो कोई भी मेंबर हो ईच ग्रुप का, अगर आप ग्रुप में रेडियस का कंपैरिजन करने जा रहे हैं तो इन ईच ग्रुप पे जो फर्स्ट मेंबर होता है इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज। तो पहला पॉइंट था लिथियम स्मॉलेस्ट इन साइज है। अब साइज स्मॉल हो, चार्ज की वैल्यू सेम हो, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होती थी? तो चार्ज अपॉन साइज रेशियो जब हम निकालते थे कैटाइन का, तो इसको फाई कैटाइन बोलते थे। तो कहते हैं कि भाई इसका साइज सबसे छोटा, चार्ज सभी के बराबर, तो चार्ज सब पे सेम, साइज छोटा क्यों? देखो ना भाई, ये लिथियम कैटाइन हो गया, ये सोडियम कैटाइन बन गया, ये पोटेशियम कैटाइन बन गया, ये रुबिडियम कैटाइन बन गया, ये सीजियम कैटाइन बन गया। देखो सब पे चार्ज प्लस प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन। अब चार्ज सब पे सेम है, और फाई कैटाइन या आयनिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था? चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? साइज के। अब चार्ज सब पे सेम, अब साइज जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो साइज इंक्रीज करेगा, तो फाई कैटाइन डाउन द ग्रुप क्या करेगा? डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा आयनिक पोटेंशियल किसका हुआ करता था? लिथियम प्लस का। लिथियम प्लस हैविंग मैक्सिमम आयनिक पोटेंशियल या पोलराइजिंग पावर, या इसी का ही तीसरा नाम क्या होता है? बोलो जल्दी से। आयनिक पोटेंशियल, या इसी को ही क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर। तीसरा नाम क्या है इसका? फटाक से बोलो जल्दी से। फाई कैटायन। ये सब लोग एक ही हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। फिर लिथियम कभी भी एलम्स फॉर्म नहीं करता है या डबल सॉल्ट प्रिपेयर नहीं करता है। क्या होते हैं एलम्स एंड डबल सॉल्ट? ये आपको कल के लेक्चर में बहुत डिटेल में बता चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट, सारे के सारे एल्कली मेटल एयर के साथ रिएक्शंस करके क्या फॉर्म करते हैं फाइनली? बताएं। सारे के सारे एल्कली मेटल एयर के साथ रिएक्शंस करके क्या फॉर्म करते हैं? मेटल, एल्कली मेटल रिएक्ट करते हैं जब एयर के साथ, तो एयर के साथ एल्कली मेटल रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं फाइनली मेटल कार्बोनेट। लेकिन जब लिथियम एयर के साथ रिएक्ट करता है तो रूल था कि इसको बनाना चाहिए था मेटल कार्बोनेट, लेकिन लिथियम जब एयर के साथ रिएक्ट करता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो लिथियम जब एयर के साथ रिएक्ट करता है तो एयर के साथ रिएक्ट करने पर ये प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है एयर में, उसके साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड। लिथियम जब एयर के साथ रिएक्ट करता है दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये होता है एयर में, तो लिथियम नाइट्रोजन के साथ बनाता है अपना लिथियम नाइट्राइड और ऑक्सीजन के साथ बनाता है अपना लिथियम ऑक्साइड। लेकिन अदर एल्कली मेटल ले लोगे तो अदर एल्कली मेटल एयर के साथ फाइनली रिएक्ट करके प्रोड्यूस करेंगे मेटल कार्बोनेट। क्लियर है कि नहीं यहां तक? फिर लिथियम एक और होता था कि डायगोनल रिलेशनशिप शो करती है किसके साथ? दैट इज मैग्नीशियम के साथ। फिर आगे बात करते हैं सोडियम। क्या बोला गया था? एक्सेस ऑफ सोडियम कॉजेस हाई ब्लड प्रेशर। आगे बढ़ते हैं। जो एलॉय होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम के, उनको यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर में। पोटेशियम का सिंगल यूज क्या है? पोटेशियम कहां यूज किया जाता है? तो कहते हैं पोटेशियम इज यूज्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में भी यूज करते हैं किसको? पोटेशियम को। कहां पे? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को कन्वर्ट करने के लिए। किसमें? थ्रोम्बिन प्रोटीन में। फिर रुबिडियम का कोई खास पॉइंट नहीं था। सीजियम
मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल सीजियम। 2 पॉइंट डायरेक्ट याद कर लो। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल कौन होता है? सीजियम। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल कौन होगा? मोस्ट इलेक्ट्रोफ्लोरीन। वेरी गुड। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन। अच्छा पूछे बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी किसकी होती है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। मैक्सिमम डक्टाइलिटी किसकी होती है? मैक्सिमम डक्टाइलिटी किसकी होती है? गोल्ड। गोल्ड की। सही है, सारे पॉइंट लर्न कर रहे हो तुम लोग, बढ़िया, लगे रहो, ऐसे ही चाहिए। आगे बात करेंगे। फिर सीजियम के बारे में क्या बोला गया था? इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है? पीरियोडिक टेबल में वैसे बता चुके थे। ऐसे एलिमेंट्स जो कैपेसिटी रखते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो कैपेसिटी रखते हैं अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री स्टेट में रखने की, तो दोज एलिमेंट या द कैपेसिटी या द टेंडेंसी टू हैव बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट इज कॉल्ड क्या? इसको हम नाम देते हैं क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और ये सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी सीजियम के पास होती है। सो हम कहते हैं सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब इस एलिमेंट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी यूज करते हैं और ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। इतनी सारी बातें याद रखनी थी। अब बात करते हैं फ्रांसियम। तो फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव है, लिक्विड है। पूछा जाए कि भाई फ्रांसियम कैसा एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव। और तुमसे पूछा जाए जितने भी आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स नहीं, जितने भी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, उनमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट जितने भी हैं वो लगभग सभी सॉलिड हैं, मेटेलिक हैं। लेकिन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसा है जो मेटेलिक है पर सॉलिड नहीं है। कैसा है? लिक्विड। तो पूछा जाए तुमसे कि किसी ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम बताइए जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगा, तो आंसर होगा फ्रांसियम। अंडरस्टैंड? किसी को कोई दिक्कत यहां तक हो तो बोलो। पक्का? पक्का? सही में? चलो आई, बस 1 सेकेंड रुको। चला जाए। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जेठानी जी क्या बोलते? नहीं सर। नींद आ रही होगी सुबह सुबह, रोहित सर ने जगा दिया। नहीं सर, वैसे भी जागती हूँ। अच्छा चलो, अच्छी बात है ना? चलिए श्रद्धा बढ़ा जाए आगे। हसवत भाई हाँ सर। चल, बात कर रहे हैं नेक्स्ट, जनरल प्रॉपर्टी। मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग कौन कौन सी चीजों को कंसीडर करेंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में हम लोग मेंबर को डिस्कस करेंगे इसके। फिर दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे एवरी ग्रुप में, एवरी चैप्टर में जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं सुनिए। तो जनरल प्रॉपर्टी में हम लोग डिस्कस करेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट, साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, डेंसिटी, कलर, आयनिक हाइड्रेशंस, ये सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। किसके अंदर? जनरल प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है। तो जो अपन ने पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर नहीं किया था, उसमें ये जितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी
अब उन सब प्रॉपर्टी को यहां पे हम लोग एक एक बार फिर से पढ़ेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टिविटी, फिर हम लोग करेंगे एक एक करके कंपाउंड्स एलिमेंट्स के। कौन से एलिमेंट्स के, जैसे अगर तुम्हारे बात करें एल्कली मेटल में, तो तुम्हारे चैप्टर में केवल कंपाउंड्स ऑफ सोडियम है, मैक्सिमम कंपाउंड ऑफ सोडियम, जैसे कि NaOH पढ़ाना पड़ता है, सोडियम कार्बोनेट पढ़ाना पड़ता है, सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ाना पड़ता है, हाइपो पढ़ाना पड़ता है। तो ये सब बातों की हम लोग बात करेंगे किसमें, केमिकल कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स में। क्लियर? आइए एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल प्रॉपर्टी, और जनरल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो बोला था जब मैंने आपको पढ़ाया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो बोला गया था दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द एस सबसेल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना था, NS1 और 2। एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला कितना होता है, तो एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला होता है NS1 और 2। कोई दिक्कत किसी को? अब एस ब्लॉक में दो ग्रुप, एक एल्कली मेटल, एक एल्कली अर्थ मेटल। अब एल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला, तो ये फर्स्ट ग्रुप हो गया। एल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला होता है NS1, और एल्कली अर्थ मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला क्या रहेगा, NH2। तो पहली बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला की, तो आप कहोगे इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला, या फिर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला कितना रहता है, NS1। अब यहां पे N क्या होता है बच्चों, लास्ट ऑर्बिट या लास्ट सेल। भाई N क्या होता है, भाई नंबर ऑफ ऑर्बिट नहीं होती थी N, यस और नो, तो N क्या होती है यहां पे, बैलेंस सेल, या फिर N क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियड। एक ही चीज होती है दोनों, भाई चाहे सेल्स बोलो चाहे पीरियड बोलो। अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब पीरियड का ट्रिक बताया था, तो मैंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है N की, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, पीरियड को। तो यहां पे N क्या होता है, पीरियड नंबर। अंडरस्टैंड? किसी को कोई दिक्कत? आइए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए जाए। तो देखिए इनका बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला या इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला क्या है, NS1, जहां पे N क्या है, नंबर ऑफ पीरियड। क्लियर? एवरी एलिमेंट के आउटर सेल में NS1 रहेगा, और जहां पे N होगा नंबर ऑफ पीरियड। अगर वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो उसके आउटर सेल में 2S1 रहेगा, थर्ड पीरियड का है तो 3S1 रहेगा, फोर्थ पीरियड का है तो 4S1 रहेगा, फिफ्थ पीरियड का है तो 5S1 रहेगा, सिक्स पीरियड का है तो 6S1, और सेवन पीरियड का है तो कितना रहेगा, 7S1। और बना दे जरा, फटाफट बना लेते हैं। चलो लिथियम क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s1। अब ये 1s2 की जगह आप हीलियम भी लिख सकते हो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, हीलियम 2s1। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? नहीं सर। पक्का? पांडे नहीं है? चल क्लियर है। चल अब देखो,
1s2 की जगह मैंने हीलियम पुट कर दिया 2s1। 2s1 कैसे आ गया, तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है, तो इसकी आउटर सेल में कितना रहेगा 2s1। आगे बढ़े, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s1। इतने के चाहे 1s2 2s2 2p6 की जगह आप नियॉन पुट्स कर सकते हो, क्योंकि ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखिए एल्कली मेटल दैट इज सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, नियॉन 3s1। फिर नियॉन सोडियम के बाद कौन आएगा, पोटेशियम। क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6 4s1। अगर यहां से 1s2 से लेके 3p6 तक बात करें, 1s2 से लेके 3p6 तक बात करें तो ये 18 इलेक्ट्रॉन होगा। ये इसका किसका क्लासिफिकेशन हो गया, आर्गोन का। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, आर्गोन 4s1। तो देखो जब सेकेंड पीरियड का था तो हीलियम में 2s1 आया, जब थर्ड पीरियड का है तो 3s1 आया, जब फोर्थ पीरियड का है तो कितना आया 5s1। अब पोटेशियम के बाद कौन हो जाएगा, रुबिडियम। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं सर लिखो। तो देखो क्रिप्टॉन रुबिडियम का क्या हो जाएगा, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन 36 5s1। इसके बाद कौन आ जाएगा, सीजियम। कितना 55। क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जीनॉन 54। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, जीनोन तक 5p6 बढ़ जाती है तो भरेगा अब जीनोन 5p6। अब 6s यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 6s1। सीजियम के बाद कौन आएगा, दैट इज फ्रांसियम, रेडियो एक्टिव इन नेचर 87, रेडॉन 86 7s1। किसी को कोई दिक्कत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हो तो बताओ। किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, और मैं इसको पढ़ाऊंगा डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। अच्छा, जिन बच्चों को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करना है फिर से वो आज शाम में क्लास में ज्वाइन होंगे, टाइमिंग है 7 to 8:30। जिन बच्चों को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एज वेल एज बोहर, सोमरफील्ड, डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ना है, वो आज शाम में 7 बजे से लेके 8:30 बजे में मुलाकात करेंगे हमारे साथ। जैसे भी मन चाहे वैसे, मतलब जैसे भी मन चाहे वैसे, मतलब कहने का मतलब गूगल मीट पे हम लोग आएंगे और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, ठीक। किसी को कोई दिक्कत, चलिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख गए। तो लिथियम का वैलेंस सेल में 2s1, सोडियम का 3s1, पोटेशियम का 4s1, रुबिडियम का 5s1, सीजियम का 6s1 और फ्रांसियम का 7s1। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। युगल प्रॉब्लम आएगा किसी को? चल अब सुने बात ध्यान से, अब बात ध्यान से सुने, ठीक है ना, कोई सुने, बस 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 बस। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स की। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहीं पे याद रखनी है। सबसे पहले, सबसे बाहरी सेल में बताओ एल्कली मेटल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं?
तो देखो एक 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 एक, कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो अगर बैलेंस सेल में या आउटर सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलोगे कि दे हैव वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि भाई हमने बोला था बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन या ऐसे इलेक्ट्रॉन जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में पाए जाते हैं, या ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस सेल में या बैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहलाए जाते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल या फिर बोल सकते हैं सबसे बाहरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाए जाते हैं। अब देखिए सभी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? एक एक इलेक्ट्रॉन। तो आप कहोगे इन एल्कली मेटल्स वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। क्लियर? आगे बढ़ते, किसी को भी उठा लो। अब तुम 2s1 बनाओगे तो आपने ये ले लिया 2s1, एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब ये आपने 3s बनाया, s में एक ऑर्बिटल, आपने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। ये आपने 4s ली, 4s में आपने ये एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। ये 5s ली, एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया। ये है 6s, एक ऑर्बिटल्स, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। ये है 7s, एक और इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल आपने फिल कर दिया। अब कह सकते हो आप देखिए इन एल्कली मेटल्स, सभी एल्कली मेटल्स में क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये देखो कैसे है? अनपेयर्ड। तो कह सकते हो कि जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं, जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं, इन सभी एल्कली मेटल्स में क्या होता है? इन सभी एल्कली मेटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर एल्कली मेटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो ये कैसे होंगे? डायामैग्नेटिक कि पैरामैग्नेटिक? बोलो कैसे होंगे? डायामैग्नेटिक होंगे कि पैरामैग्नेटिक होंगे? कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक। किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, घबराहट, कमजोरी, तनाव, किसी प्रकार की समस्या है तो बताओ, है क्या? क्लियर सभी को? क्लियर सभी को? फटाफट बोलो थोड़ा सा। यस सर। चल वैष्णवी, क्लियर है तेरे को? समझ में आ रहा है वैष्णवी? वैष्णवी समझ में आ रहा है बेटा? चल बढ़ा जाए आगे भाई, चला जाए आगे। चल तो हेडिंग डाली है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मिली जनरल प्रॉपर्टी में पहली डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो उसके आगे लिखो, छोटा सा डैश लगा के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आगे लिखो दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला NS1। लिखिए दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला NS1। They have general electronic configuration formula NS1। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? अब नीचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला बने हैं, दिख गए। अब उसके नीचे लिखी है दो इंपॉर्टेंट टिप्स के हेडिंग, नंबर 1 नंबर 2 डली है क्या?
चलिए नंबर 1 में लिखें, नंबर 1 में लिखें, बस एक लोग रिप्लाई करते रहो कोई भी। नंबर 1 में लिखें, लिखिए इन एल्कली मेटल, या फिर ऐसे लिखो एल्कली मेटल, इन काट देना, एल्कली मेटल कंटेन 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एल्कली मेटल कंटेन 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एल्कली मेटल कंटेन 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत यहां पे? नो सर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, अब ये कैसे इलेक्ट्रॉन रखते हैं, पेयर्ड कि अनपेयर्ड? तो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसे होंगे ये? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो इंपॉर्टेंट टिप्स नंबर 2 में लिखिए, दे हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। They having unpaired electron, so they are paramagnetic in nature. तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम सारे के सारे कैसे हैं? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अंडरस्टैंड? किसी को कोई दिक्कत यहां तक हो तो बताइए। नहीं तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ा जाए। आइए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी बात कर रहे हैं? बैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। आइए ध्यान से सुने। बैलेंसी, एल्कली मेटल के बैलेंस सेल में, एल्कली मेटल के बैलेंस सेल में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो चाहे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बैलेंसी निकालो। भाई हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बैलेंसी क्या होती थी? तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बैलेंसी होती थी नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कब? जब व्हेन इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 4। तो भाई बैलेंसी हम लोग एलिमेंट की डिटरमाइन करते थे 2 एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, एक हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में और दूसरी किसके रिस्पेक्ट में? ऑक्सीजन के। अब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बैलेंसी इक्वल टू होती है बैलेंस इलेक्ट्रॉन के। कब तक? जब तक बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 होता है तो बैलेंसी इक्वल टू होती है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के। और यही बैलेंसी 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन के होती है विद रिस्पेक्ट टू 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल टू होती है कब? व्हेन इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4। जब इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से ज्यादा हो जाता है तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बैलेंसी फिर हो जाती है 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन के। बहुत डिटेल में कैलकुलेट करवा चुके हैं इसको, बहुत डिटेल में कैलकुलेट करवा चुके हैं इसको। अगर आपको याद हो तो एल्कली मेटल की बैलेंसी निकल के आती थी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 1, क्योंकि एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन एल्कली अर्थ मेटल की 2, बोरॉन फैमिली की बैलेंसी 3, कार्बन फैमिली की बैलेंसी 4, नाइट्रोजन फैमिली की बैलेंसी 3, क्योंकि वहां बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। अब 4 से ज्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो फिर 8 माइनस
बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब नाइट्रोजन फैमिली में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फार्मूला लगेगा 8 माइनस 5 दैट इज 3। ऑक्सीजन फैमिली की वैलेंसी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितनी होती थी 2, और हेलोजन फैमिली की वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितनी होती थी 1। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं एल्किली मेटल की बैलेंसी की। तो एल्किली मेटल की अगर हम बैलेंसी देखें तो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन अगर हम देख रहे हैं तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अब इसकी वैलेंसी इक्वल टू होगी नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के। अब इसकी वैलेंसी नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के क्यों इक्वल होगी, बिकॉज बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर है 4 से कम। अब 4 से कम है तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बैलेंसी बैलेंस इलेक्ट्रॉन की, अब यहां पे एल्किली मेटल में एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में एल्किली मेटल की वैलेंसी कितनी आ गई 1। अब ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बैलेंसी कैसे निकालते थे, तो बैलेंसी ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो बैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बैलेंसी हमेशा इक्वल टू होती है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के, हमेशा इक्वल टू होती थी किसके, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के। अब हमेशा इक्वल टू होती है बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बैलेंसी। तो आप बोल सकते हो क्या, आप बोल सकते हो क्या कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में एल्किली मेटल का बैलेंसी भी 1 होता है। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी बैलेंसी 1, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी बैलेंसी 1, तो दोनों के रिस्पेक्ट में बैलेंसी 1 आ रही है। तो आप कहोगे दे आर मोनोवैलेंट, एक बैलेंसी शो करते हैं। अब अगर ये मोनोवैलेंट है, एक बैलेंसी शो कर रहे हैं, तो फिर हम बात करते हैं ये जनरली जब कहीं पे बॉन्ड बनाएंगे तो ये कितने बॉन्ड बना रहे होंगे, एक, क्योंकि मोनोवैलेंट है ना। आगे बात करते हैं, तो दे आर मोनोवैलेंट इन नेचर बिकॉज दे हैविंग बैलेंसी 1। अब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, समझने की कोशिश करें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है। अब ये जितने भी एल्किली मेटल हैं, मजे की बात तो ये है, ये जितने भी एल्किली मेटल्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं यहां पे। बेटा बैलेंसी में किसी को कोई डाउट है क्या, बैलेंसी में किसी को कोई डाउट है क्या, पक्का। अरे बंसिका तू कब आ गई, तो ज्वाइन किसने किया, मुझे यार ध्यान नहीं है। चलो खैर कोई बात नहीं, मुझे ध्यान नहीं है मैंने कब ज्वाइन किया, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते किया होगा। चलो खैर कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, चलो आगे यही अच्छा है। चलो आगे चलते हैं, टेंशन मत लो। अब देखिए, तो बैलेंसी 1। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी एल्किली मेटल को देखिए तो सारे के सारे एल्किली मेटल में आउटर सेल में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1। अब सुनिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था एक बात कि अगर आप आज स्टडी कर रहे हैं तो क्यों, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, क्या करने के लिए, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। तो वैसे ही एवरी एटम जब, या जो एटम होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल इन साइज। तो वो स्मॉल इन साइज होते हैं तो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो उनकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, कम। तो फिर ये एटम आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, बॉन्ड एक दूसरे से, और जब बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी बाहर निकलती है और बन जाता है एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल। अब इसका साइज ज्यादा तो इसकी एनर्जी कम, बताया था तुम लोगों को। अब
एल्कली मेटल्स के बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको स्टेबल होना है, तो इसको स्टेबल होने के लिए अपनी ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, या बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे? 8। जब ये एल्कली मेटल अपनी बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करने लगेगा। द कैपेसिटी टू हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, और दोज एलिमेंट विच फॉलो द ऑक्टेट रूल आर द एक्स्ट्रा स्टेबल। वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी दूसरे के कंपैरिजन में, जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में बहुत हायर रहती है। तो अब इसको एल्कली मेटल को अपनी बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना है। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसके पास 2 रास्ते हैं। या तो ये एवरी एल्कली मेटल्स क्या करे, अपनी बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। जब 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसके आउटर सेल में टोटल हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और इसकी ऑक्टेट क्या हो जाएगी? कंप्लीट। पहला रास्ता ये। अब 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराना या किसी भी एटम में डालना, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बिकॉज जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो पहली बार तो एनर्जी निकलती है, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाते हो तो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, फिर वहां पे एनर्जी निकलती नहीं, एनर्जी देनी पड़ती है। तीसरे में और ज्यादा देनी पड़ेगी, चौथे में और ज्यादा लगेगी, 5वें में इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी कि प्रैक्टिकली देना पॉसिबल नहीं होगा। तब 5वें इलेक्ट्रॉन को ही गेन कराने में इतनी एनर्जी लग रही है, तो 6वें 7वें तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू एड 7 इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। तो ये काम वर्क नहीं है। अब दूसरा रास्ता इसके पास ये है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है एल्कली मेटल, तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के बाद ये किसका कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा? नोबल गैस का। और नोबल गैस की ऑक्टेट कैसी होती है? कंप्लीट। नोबल गैसेस फॉलो करती हैं दैट इज द ऑक्टेट रूल। या फिर हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा? नोबल गैसेस का। और नोबल गैसेस का जैसी कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा तो इनकी स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी? वेरी हाई। तो फिर इनके लिए क्या काम आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। तो इन सभी एल्कली मेटल्स ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके अचीव कर लिया नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो सभी एल्कली मेटल्स के पास देखिए कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? +1। और बोला गया था ऑक्सीडेशन स्टेट का डेफिनेशन कि जब कोई एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होने वाले एलिमेंट के ऊपर जो रियल और वर्चुअल चार्ज प्रेजेंट होता है, उस चार्ज को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए एल्कली मेटल के ऊपर कितना रियल और वर्चुअल चार्ज आया? +1। तो आप कह सकते हो कि एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1। तो क्या बोलोगे? वैलेंसी होती है इनकी मोनोवैलेंट एंड दे हैविंग +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एल्कली मेटल जब कहीं कंबाइंड स्टेट में किसी के साथ प्रेजेंट होते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज +1 होती है। कैसी होती है? +1। तो कहते हैं कि एल्कली मेटल हैविंग +1 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन दे आर प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट एंड या फिर बट इन अमलगम। सभी जगह जब एल्कली मेटल्स कोई भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जब कोई भी एल्कली मेटल्स कहीं पर भी कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होगा किसी कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर,
तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट टेकन टू बी +1। बट इन अमलगम, अमलगम क्या होता है? अमलगम होता है बट इन अमलगम, अब अमलगम क्या होता है तो कहते हैं कंपाउंड ऑफ मेटल, कंपाउंड ऑफ मेटल विथ मर्क्यूरी, कंपाउंड ऑफ मेटल विथ मर्क्यूरी इज कॉल्ड अमलगम। अब जैसे तुमने मान लो मेटल ले लिया सोडियम और मर्क्यूरी के साथ ऐड कर दिया तो इसका नाम पड़ गया सोडियम अमलगम। अगर आप जिंक लेते हैं और जिंक के साथ मर्क्यूरी लगाते हैं तो इसका नाम पड़ गया जिंक अमलगम। भाई मेटल आपने क्या ली? जिंक, तो मेटल आपने जिंक ली, कंपाउंड ऑफ मेटल विथ मर्क्यूरी इज कॉल्ड अमलगम। अब जो मेटल लोगे वही अमलगम। सोडियम लिया तो सोडियम अमलगम, मर्क्यूरी लिया सॉरी जिंक लिया तो जिंक अमलगम। अगर मान लो कैल्शियम ले रहे हो तो कैल्शियम अमलगम। तो कहते हैं कि मेटल जनरली एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, लेकिन जब ये अमलगम में होता है, अमलगम क्या होता है? कंपाउंड ऑफ मेटल्स विथ मर्क्यूरी। तो जब ये अमलगम के साथ प्रेजेंट होता है या फिर इन अमलगम, कंपाउंड ऑफ कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज 0। कितनी लेंगे साहब? 0 लेंगे। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या सर वो आप बताओ ना अमलगम वाला। तो अमलगम में क्या डाउट है, बोलो ना। सर वो इन्हें 0 कैसे? क्या सर? सर मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है क्या? मारूंगा कंटा फेंक के, पागल है क्या पूरा? अबे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे -1 होता है? मर्क्यूरी का सर, मेटल का नहीं। तो मर्क्यूरी मेटल नहीं है क्या? क्या है मर्क्यूरी? मर्क्यूरी है क्या? तुम ऐसी गलतियां करोगे। मर्क्यूरी मेटल है, ट्रांजिशन मेटल का एग्जाम्पल है, 12th ग्रुप का लास्ट मेंबर है, सेकेंड लास्ट, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड कॉपरनीशियम। मर्क्यूरी इट इज द मेटल। ठीक है। अब मर्क्यूरी मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 0 टेकन करते हैं जनरली। समझ में आया? मेटल के साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेते हैं क्योंकि इट इज लिक्विड इन नेचर। पहली बात तो बात समझ रहे ध्यान से। दूसरी बात, हाँ समझिए ध्यान से, मेटल के साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 टेक करेंगे और नॉन मेटल होगा तो डिपेंड करेगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। आप ले सकते हैं, बोलो अश्वत, कितनी ले सकते हैं? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी से कितनी हो सकती है? +1 +2। अब आ गए तुम लाइन पे? +1 +2 कहां पढ़ाया मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी? रेडॉक्स में। कौन सा रूल है याद है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। रूल का नंबर याद नहीं है पर हाँ रूल था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, रूल नंबर 7। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हुआ करता था मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट NS इलेक्ट्रॉन के और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट N-1 अनपेयर D इलेक्ट्रॉन के एंड NS इलेक्ट्रॉन के। और उस समय भी मैंने तुम्हें गाली दी थी, बोला था बेटा तुम ऐसी गलतियां सब लोग करो। उस समय भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट रूल नंबर 7 नहीं है, ये रूल नंबर 7 नहीं है, ये रूल नंबर 7 नहीं है बेटा, ठीक है? ये रूल नंबर 9 है, नहीं रूल नंबर 8 है ये।
मैं बताता हूं रूल नंबर 7 क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन मेटल। रूल नंबर 8 है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। और रूल नंबर 9 है if per word used in the name of any compound then oxidation state of central metal is equal to the maximum oxidation state. And rule number 10, maximum oxidation state of element shown in the oxide. क्लियर है कि किसी कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का? तो देखिए, तो ऑक्सीडेशन बैलेंस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हो जाएगा, तो दे शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड एंड इन अमलगम। अमलगम क्या होता है बेटा, कंपाउंड ऑफ मर्क्यूरी। जब मर्क्यूरी मेटल के साथ जुड़ी होती है या मेटल के साथ जब मर्क्यूरी प्रेजेंट होती है तो प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी विथ मेटल या मर्क्यूरी एसोसिएटेड विद द मेटल इज नोन एज ए अमलगम। और अमलगम के अंदर कोई भी मेटल हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप कितनी टेक करेंगे, 0। अंडरस्टैंड? तो देखो यहां पे जैसे कि समझिए ध्यान से, जैसे कि ये NaCl है, यहां पे सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लोगे, +1। और ये NaHg है, दैट इज सोडियम अमलगम, यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लोगे, 0। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नो सर। है क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? चल, तो एक पॉइंट पढ़ो, बैलेंस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लिखा है, दे शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बट इन अमलगम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कितनी लोगे भैया, टेकन टू बी 0। ठीक है, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? थोड़ा सा टाइम लगेगा इंट्रोडक्शन में, अभी पहला दूसरा लेक्चर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा समझाने के लिए मुझे पुराने पॉइंट भी बताने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा पहले ही टॉपिक में थोड़ा टाइम लगता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। एक बार एल्कली मेटल खत्म हुआ ना, फिर देखना इतने बढ़िया तरीके से ये समझ में भी आएगा और इतना मजा भी आएगा इस चैप्टर में इनऑर्गेनिक के कि यहीं पे लर्न होंगे ये क्लास में ही। क्लियर है कि नहीं? आगे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसके बाद फिजिकल स्टेट। आइए फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। एक बात आपको पहले समझा देते हैं और फिर फिजिकल स्टेट डिफाइन करते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जहां पे सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होने वाले जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं या सब्सटेंस जिन पार्टिकल से मिलके बना है, तो अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, उस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है, अगर उन पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसका फिजिकल स्टेट जनरली हार्ड एंड सॉलिड होगा। वो कैसे होंगे? हार्ड होंगे, रिजिड होंगे और कैसे होंगे? सॉलिड होंगे। फिर से सुनिए एक बार स्टेटमेंट, मैंने क्या बोला, ये पॉइंट याद रखना है, पूरी केमिस्ट्री में वैलिड है ये पॉइंट। क्या बता रहा हूं कि भाई जब कोई सब्सटेंस है और सब्सटेंस के अंदर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल स्ट्रांग है या वेरी हाई है, तो उस सॉलिड का फिजिकल स्टेट जनरली होगा, उस सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट जनरली होगा हार्ड होंगे, वो रिजिड होंगे
और कैसे होंगे, सॉलिड होंगे। आगे बात करते हैं, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा स्ट्रांग है पर स्ट्रांग है तो फिर वो सॉलिड होंगे पर वो सॉफ्ट सॉलिड होंगे। मैंने क्या बोला, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो सॉलिड, हार्ड सॉलिड, रिजिड सॉलिड, और थोड़ा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है पर उसका वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, पर स्ट्रांग तो है पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो इसको कहोगे आप है। तो फिर ऐसे सब्सटेंस जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग रहता है, वेरी स्ट्रांग नहीं रहता है बिटवीन द पार्टिकल, तो ऐसे सब्सटेंस जनरली होते हैं सॉफ्ट सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो जनरली लिक्विड होंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ही ज्यादा वेरी वीक है, तो जनरली वो होंगे गैसियस इन नेचर। इस बात में किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए। वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिजिकल स्टेट कहीं पे भी लगाइए, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये जुगाड़। अगर वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कैसे होंगे, गैस। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉफ्ट सॉलिड, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हार्ड रिजिड सॉलिड। अंडरस्टैंड? इतनी बातें याद रखोगे, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। किसी को कोई प्रॉब्लम भाई यहां तक? और कैसा फीलिंग आ रही है सुबह सुबह पढ़ के? अच्छा लग रहा है ना? सुबह सुबह पढ़ के अच्छा फीलिंग आ रही है? कैसा है एक्सपीरियंस? अश्वत राणा, कैसा फीलिंग आ रही है? तुम सबसे ज्यादा टेंशन में थे। बढ़िया है, तो एक काम करें, सब क्लासेस सुबह ही ले लेना, 4 बजे से लेके 8 बजे तक। हाँ सर। वंश का टेंशन में आ गई, बोले मास्टर पूरी नींद की ऐसी की तैसी कर डालेगा, बोले जीने भी नहीं देगा। वो कह रहा आप उठा देना सबको। मैं सोच रहा हूँ 4 से ले लेता हूँ, पहले 5:30, फिर 5:30 से 6:30 रिकवरी क्लास, है ना? क्यों नहीं ना सर? 4 बजे से सुबह 8 बजे तक पढ़ लो, खत्म पूरे दिन में, टेंशन ही नहीं है। फिर सोते ही तो, इससे अच्छा पढ़ाई कर लो। जैसा है वैसा रहने दो। ये देखो विप्रा को मर रही है बेचारी। 4 PM से ले लो। क्यों, तुम्हारी फिजिक्स की क्लास नहीं, मैथ की क्लास नहीं रहती? मैथ्स की खत्म हो जाती है ना 3 बजे। 3 बजे हो जाती है ना सर। फिर फिजिक्स की 4:30 खत्म। हाँ 4:30 बजे रहती है ना, तो कैसे ले लूंगा मैं? 4:30 से ले सकता हूँ, पर 4 से कैसे ले लूंगा? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल स्टेट पे आते हैं। पहले कुछ तो प्रॉपर्टी खत्म हो जाए यार आज। आ जाओ, फिजिकल स्टेट देखेंगे। तो कहते हैं कि ये जो एल्कली मेटल्स होते हैं, कहते हैं कि ये जो एल्कली मेटल्स होते हैं, ये एल्कली मेटल वाइट सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? वाइट सॉफ्ट सॉलिड। अब एल्कली मेटल वाइट सॉफ्ट सॉलिड क्यों होते हैं? तो उसका रीजन होता है, इट इज ड्यू टू, ये जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स की हम निकालते हैं मेटेलिक स्ट्रेंथ। क्या निकालते हैं? मेटेलिक स्ट्रेंथ। तो कह रहे हैं कि जो एल्कली मेटल्स है, एल्कली मेटल्स का नेचर होता है, एल्कली मेटल वाइट सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, और वाइट सॉफ्ट सॉलिड होते हैं इसलिए इट इज ड्यू टू लेस मेटेलिक स्ट्रेंथ। अब ये मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या होती है सुनिए। तो मेटेलिक स्ट्रेंथ होती है कि जब मेटल्स होती हैं बहुत सारी,
या मेटल्स के अंदर जो मेटल्स के एटम प्रेजेंट होते हैं, तो मेटल्स के अंदर जो मेटल के एटम प्रेजेंट हैं, जब ये मेटल के एटम एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय द मेटेलिक बॉन्ड, तो इस मेटेलिक बॉन्ड को कहा जाता है मेटेलिक स्ट्रेंथ। अब अगर ये मेटेलिक बॉन्ड दो मेटल्स के बीच में अगर स्ट्रांग बनेगा, तो अगर ये स्ट्रांग बनेगा तो ये होंगे हार्ड रिजिड सॉलिड, और अगर ये वीक बनेगा तो ये होंगे, या वेरी स्ट्रांग रहेगा तो ये होंगे हार्ड रिजिड सॉलिड, और बी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रहा, वेरी स्ट्रांग या स्ट्रांगेस्ट नहीं है, तो फिर ये होंगे सॉफ्ट सॉलिड। अब कहते हैं कि ये जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं या ये जो मेटेलिक स्ट्रेंथ होती है, तो मेटेलिक स्ट्रेंथ या मेटेलिक बॉन्ड क्या है? तो मेटेलिक स्ट्रेंथ मैंने क्या बताया, जब दो मेटल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा, तो इसको कहते हैं द अटैचमेंट ऑफ मेटल बाय द मेटेलिक बॉन्ड इज कॉल्ड मेटेलिक स्ट्रेंथ। अब मेटेलिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो हार्ड रिजिड, कम तो बोलेंगे सॉफ्ट सॉलिड। अब बात करते हैं मेटेलिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा होती है और कब कम होती है। तो कहते हैं कि ये जो मेटेलिक स्ट्रेंथ होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के। जितने ज्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। नंबर 2, ये जो मेटेलिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड के। भाई बॉन्ड ज्यादा होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हम कह सकते हैं एनर्जी ज्यादा निकल जाएगी। जब एनर्जी ज्यादा निकल जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो स्ट्रेंथ कैसी होगी? ज्यादा। तो कहते हैं मेटेलिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड के। और ये जो मेटेलिक स्ट्रेंथ होती है वो ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। आइए जरा देखते हैं। तो पहले तो एक काम करते हैं, तो क्या बोला जा रहा है कि एल्कली मेटल आर वाइट सॉफ्ट सॉलिड। क्लियर? ऐसा क्यों? तो इट इज ड्यू टू लेस मेटेलिक स्ट्रेंथ। क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत यहां पे? किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या है, तो आइए देखते हैं। आइए मेटेलिक स्ट्रेंथ निकालते हैं, मेटेलिक बॉन्ड निकालते हैं, थोड़ा समझाते हैं अच्छे से। ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा न्यूक्लियस और ये दूसरे न्यूक्लियस का दूसरा एटम, और दूसरा एटम का ये दूसरा न्यूक्लियस और ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन। वैसे एक बात बताएं, बुरा मत मानिएगा, ये बात ऐसी है कि ये इंसान का नेचर ही होता है, इंसान को अपने घर की चीजें कम पसंद आती हैं, पड़ोसियों की ज्यादा चीजें अच्छी लगती हैं। ऐसा होता है कि नहीं? अक्सर मैंने देखा है कि लोग पड़ोसियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। गाड़ी आ जाए पड़ोसियों घर में तो जलन होनी है उन्हें,
पड़ोसी की बीवी आ जाए तो वो परेशान रहते हैं, है ना। पड़ोसी पैसा ज्यादा कमाने लगे तो वो और परेशान हो जाते हैं। मान लो पड़ोसी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए तो वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। ये पड़ोसियों की खास आदत है। दूसरा, अपने घर में क्या चल रहा है इसके बारे में उन्हें कोई मतलब नहीं। पड़ोसियों के घर में क्या चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन पल पल की मिलती रहनी चाहिए कि कब क्या हुआ, कब क्या नहीं हुआ। तो ऐसे पड़ोसी अगर आपके आसपास है तो उनसे बच के रहिए। क्या? क्योंकि ये डिप्रेशन की सबसे बड़ी मशीन है ना। ये ना तुम्हें खुद जीने देंगे और ना खुद जीते हैं ऐसे लोग, तो इनसे बहुत बच के रहिएगा। आइए देखें, पर पड़ोसी है, आदत खराब है। अब देखिए, अब ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहा है, देखना। लेकिन ये न्यूक्लियस पड़ोसी है ना, मैं अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे के, समझो ध्यान से। तो इस न्यूक्लियस को अपने घर के इलेक्ट्रॉन पे भरोसा नहीं, इस पे अट्रैक्शन नहीं लगा रहा है। ये नासपार्टा न्यूक्लियस, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे चक्कर लगा रहा है दूसरे एटम का, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो यहां पे सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, इस पे इसका पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो, पूरी की पूरी निगाह लगा के रखी है। समझ रहे? अब ये न्यूक्लियस इस बैलेंस सेल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा ये अट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा पास में आ गया ये एटम। जब पास में आ गया तो इस न्यूक्लियस ने देखा, अरे ऐसा कैसा हो रहा है कि पड़ोसी हमारे न्यूक्लियस को अट्रैक्ट किए जा रहा है। अब ये भी इंसान मजबूर, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तभी तो वो अट्रैक्ट करके ले गया। अब वैसे ये एटम का ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी निगाह खराब है भाई, पड़ोसी है। पड़ोसियों की नजर बहुत अच्छी होती है, तुरंत देखा ये इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहा है, बोले तुरंत कांटा फिट करो। अब देखिए, एक दूसरे ने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, न्यूक्लियस एक दूसरे के बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो इनके न्यूक्लियस पास पास आएंगे। और जब न्यूक्लियस पास पास आएंगे तो जो बैलेंस सेल है वो क्या करने लगेगी, ऑर्बिट ओवरलैप करने लगेगी। और ओवरलैप करने पर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अब एक ही कॉमन डेंसिटी रीजन में आ जाएंगे। अब इन पे ये भी न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, ये भी न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। देखिए, ये बनके तैयार हो गया, दोनों न्यूक्लियस अट्रैक्ट है, ज्वाइंट है इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कारण। अब इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम कहते हैं मेटेलिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ये जो बॉन्ड है दो मेटल्स के बीच में बना है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम, मेटेलिक बॉन्ड। किसी को कोई दिक्कत यहां पर हो तो बताइए। नो सर। समझ में आ गया मेटेलिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, क्या है मेटेलिक बॉन्ड। अब देखिए, तो अब बात करते हैं। अब देखिए, अब यहां पे मेटेलिक बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे, समझिएगा, मेटेलिक बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे, बताओ मेटेलिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी नहीं, ये दो मेटल उतनी स्ट्रांगली जुड़ी रहेंगी कि नहीं। अब जितनी ज्यादा स्ट्रांगली जुड़ी रहेंगी, हम कहेंगे दोनों मेटल्स के बीच की स्ट्रेंथ कैसी है, ज्यादा। यस और नो? तो पहला पॉइंट तो कह रहे कि एल्कली मेटल आर व्हाइट सॉफ्ट सॉलिड, इट इज ड्यू टू लेस मेटेलिक स्ट्रेंथ। अब बात आती है ये मेटेलिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे। तो बात करते हैं, ये जो मेटेलिक स्ट्रेंथ है, अब ये किस पे डिपेंड करती है, तो मेटेलिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड के। किसी को कोई दिक्कत यहां पे हो तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, बोलो। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पे? नो सर। सभी को कोई दिक्कत नहीं? नो सर। चले, अब देखो, अब समझिएगा बेटा एक और बात ध्यान।
अब ये मेटेलिक बॉन्ड कब ज्यादा बनेंगे, मान लो और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये, तो देखो ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इस पे भी अट्रैक्शन लगा रहा है, इस पे भी अट्रैक्शन लगा रहा है। अब इस पे भी अट्रैक्शन लगाएगा, इस पे भी अट्रैक्शन लगाएगा, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो अट्रैक्शन कैसा होगा, ज्यादा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनेंगे, ज्यादा। मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा बनेंगे तो मेटेलिक स्ट्रेंथ कैसी होगी, ज्यादा। तो आप बोल सकते हो मेटेलिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के। आगे बात करते हैं नंबर थर्ड पॉइंट। नंबर थर्ड पॉइंट अब सुनिए ध्यान से। तो मेटेलिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के। अब बात करते हैं, एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये जो मेटेलिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब ये होती है साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आइए समझते हैं कैसे। अगर साइज ज्यादा होगा, समझिएगा बहुत बच्चों ध्यान से, साइज अगर ज्यादा होगा तो फिर न्यूक्लियस एंड आउटर सेल की डिस्टेंस ज्यादा होगी, और जब न्यूक्लियस एंड बैलेंस सेल की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने ही इलेक्ट्रॉन पे नहीं होगा। जब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भाई डिस्टेंस ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन कम होता है ना, ये तो पता ही होगा सभी को। हाँ सर। अरे यहाँ से एक्सपीरियंस लग रहा है भाई। बोले डिस्टेंस ज्यादा तो बोले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। कैसे पता लगाया हंस तुमने ये? कुछ अंदर के गहरे राज लग रहे हैं, छुपा के रखे हैं तुमने भाई जी। अंश अब बता नहीं रहा है, बोले सर लॉकडाउन में बहुत दूरियां बढ़ गई, बोले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम हो गया। बोले एक जमाना था कि डेली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता था। बोले अब सर गुजरे हो गए, बहुत साल हो गए सर, पता ही नहीं है। क्यों अंश भाई, ऐसा ही कुछ तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, चलो अच्छी बात है। अब देखिए, तो अब साइज ज्यादा हो जाएगा तो फिर न्यूक्लियस और आउटर सेल की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो ये न्यूक्लियस अपने ही इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा। जब अपने ही इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा तो दूसरे पे कैसे लगाएगा? दूसरे पे कैसे लगाएगा? तो फिर देखो, साइज ज्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो मेटेलिक स्ट्रेंथ कम, और मेटेलिक स्ट्रेंथ कम तो देखिए कैसे हो गए, कैसे हो गए सॉफ्ट सॉलिड। अब देखिए, अब एल्कली मेटल सॉफ्ट सॉलिड क्यों होते हैं? तो उसका रीजन है लेस मेटेलिक स्ट्रेंथ। अब बात आती है एल्कली मेटल की मेटेलिक स्ट्रेंथ लेस कैसे होती है, तो समझिएगा। एल्कली मेटल्स का साइज कैसा है? बहुत ज्यादा। मेटल में सबसे ज्यादा साइज किसका है? एल्कली मेटल का। याद है जब हम पीरियड में आगे की तरफ जाते हैं, ऑन मूविंग फ्रॉम एल्कली मेटल्स टू हैलोजन साइज डिक्रीजेस एंड मैक्सिमम फॉर द नोबल गैसेस। अगर मैं नोबल गैस को इंक्लूड ना करूं तो सबसे बड़ा साइज किसका है? एल्कली मेटल्स का। बोलो, उससे कम साइज किसका है? एल्कली अर्थ मेटल का। उससे कम साइज किसका है? डी ब्लॉक एलिमेंट का। अब देखो, यही रीजन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होते हैं, दूसरा साइज भी स्मॉल है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट हार्ड सॉलिड होते हैं। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, निकेल, कॉपर, जिंक, किसी को भी उठा लो, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, टंगस्टन, प्लेटिनम, समझ रहे हो, सारे के सारे हार्ड सॉलिड है। क्लियर है कि नहीं? रीजन उसका यही है कि साइज है स्मॉल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? मोर, तो मेटेलिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो वो हार्ड इन नेचर है। अब एल्कली मेटल का साइज सबसे ज्यादा है मेटल्स में, और बात करते हैं साइज सबसे ज्यादा है मेटल में और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है। अब देखो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम, साइज सबसे ज्यादा, तो इनकी मेटेलिक स्ट्रेंथ कैसी हो गई? कम। अब मेटेलिक स्ट्रेंथ कम तो फिजिकल स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेटेलिक स्ट्रेंथ के। अब मेटेलिक स्ट्रेंथ कम
तो फिर इनका नेचर भी कैसा हो जाएगा, दीज आर द सॉफ्ट सॉलिड। तो कहते हैं एल्कली मेटल आर वाइट सॉफ्ट सॉलिड ड्यू टू लेस मेटेलिक स्ट्रेंथ। अब यहीं पे हम एल्कली अर्थ मेटल भी खत्म करेंगे। बताओ एल्कली अर्थ मेटल के बारे में क्या कहना है, एल्कली मेटल से सॉफ्ट होंगे कि हार्ड होंगे? एल्कली अर्थ मेटल की फिजिकल स्टेट के बारे में क्या कहना है, सॉफ्ट होंगे कि हार्ड होंगे? रिलेटिवली हार्डर देन एल्कली मेटल्स, क्योंकि एल्कली अर्थ मेटल का साइज कम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो एल्कली अर्थ मेटल में मेटेलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। अब डी ब्लॉक के बारे में क्या कंपैरिजन होगा, तो डी ब्लॉक तो सबसे ज्यादा हार्डर रिजिड सॉलिड होंगे, क्योंकि उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा और साइज कम, तो साइज कम होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा बनेंगे तो मेटेलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मेटेलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो फिजिकल स्टेट हार्ड रिजिड इन नेचर होगी। अब कोई दिक्कत, तो एल्कली मेटल से रिलेटिवली हार्डर होते हैं एल्कली अर्थ मेटल, एंड एल्कली अर्थ मेटल से मच मोर हार्डर होते हैं कौन, ट्रांजिशन एलिमेंट। अंडरस्टैंड? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। हार्डर वो रिलेटिवली हार्डर ही बोलेंगे। वैसे तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो तुम्हारा डायमंड रहता है, नॉर्बिया रहते हैं, अगर मैं वैसे बात करूं, ठीक है। मेटल अगर हार्डर बात करूंगा तो तुम्हारे मेटल हार्डर हो जाएगा जैसे कि आयरन, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी होती है इसकी, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी होती है इसकी। चल आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आइए, तो एक काम करो, फिजिकल स्टेट एक करके हेडिंग डली है क्या? हाँ सर। तो उसमें लिखा एक पॉइंट कि दीज आर सिल्वर या सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट सॉलिड, इट इज ड्यू टू लेस मेटेलिक स्ट्रेंथ। अब ये मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या चीज है, किस पे डिपेंड करती है, तो जरा सामने बना हुआ है, नोट कर लीजिए फटाफट इसको। अगर आप चाहो एल्कली मेटल्स का मेटेलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना या और तो लिख सकते हो, जैसे जैसे आप लिथियम से सीजियम की तरफ जाएंगे, देखो लिथियम से सीजियम की तरफ जाएंगे तो जैसे जैसे लिथियम की सीजियम की तरफ जाएंगे मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, कम। इसलिए तो देखो बच्चों, यही तो रीजन है कि लिथियम हार्ड सॉलिड है, और नीचे जैसे सीजियम फ्रांसियम की तरफ जाएंगे ना तो सीजियम फ्रांसियम लिक्विड क्यों है, उसका रीजन ही यही है कि लिक्विड वो इसलिए है क्योंकि वहां पर तो मेटेलिक स्ट्रेंथ और कम हो जाती है। और मैंने कहा बोला मेटेलिक स्ट्रेंथ अगर वीक हो तो ये कैसे होंगे, लिक्विड इन नेचर। इसलिए देखो सीजियम एंड फ्रांसियम हैविंग या हैज लिक्विड नेचर, तुम्हें ये पढ़ा होगा पर रीजन नहीं पता, मैं रीजन बता रहा हूं। सीजियम एंड फ्रांसियम आर लिक्विड बिकॉज दे हैविंग लेस मेटेलिक स्ट्रेंथ। अंडर रीजन समझ में आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? चल क्लियर, पक्का, कोई टेंशन है क्या? चल, तो ये बच्चों आपकी 3 प्रॉपर्टी खत्म हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फिजिकल स्टेट। इसके आगे का स्टार्ट करेंगे कल। अब लेकिन 2 दिन हो गए हमको, थोड़े से हैबिट भी आ गई हमारी, कल से टाइम कम लगेगा। अब थोड़ा सा टाइम रूटीन आ गया, अब थोड़ा सा अपन रूटीन में आ गए। अब एक काम होगा कि अब रूटीन अपना आ ही गया, अब कल से क्लासेस जो होगी उसमें थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस कवर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कि भाई अभी तक तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे थे, थोड़ा सा पुराना पढ़ाना पड़ रहा था क्योंकि कुछ बच्चों का छूटा हुआ है, लेकिन अब जितनी भी चीजें आएंगी वो सब ताजी होंगी, तो अब ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, अब फटाफट होता चला जाएगा।
तो क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम मॉर्निंग की क्लास में हो तो बोलो। अब 2 दिन हो गए, पक्का? सो ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर वाला जो आपने बताया ना कि अल्कली मेटल्स कार्बोनेट्स देते हैं, एनसीईआरटी में सिर्फ पेरोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड से दिया है एयर वाले तुम कॉलम। क्या पढ़ती नहीं हो एनसीईआरटी में? रिएक्शंस वो एयर नहीं है, रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन ओनली है। वो लिथियम बना रहा है कौन? दैट इज लिथियम, और सोडियम बना रहा है ऑक्साइड, सोडियम बना रहा है, पोटेशियम बना रहा है, नहीं, लिथियम बना रहा है ऑक्साइड, सोडियम बना रहा है परऑक्साइड, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बना रहा है सुपर ऑक्साइड। वो रिएक्शन विथ एयर नहीं है, वो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन है। जरा देखो अंडर खोल के अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो बेटा, गलतियां मत करिए। तो देखो ना, यहाँ पे दिया है कि अल्कली मेटल टार्निश इन ड्राई एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड्स। तो ड्राई एयर में बेटा क्या होता है आपको पता है? ड्राई एयर कंटेन मेनली ऑक्सीजन। मैं आपको बोल रहा हूं, आप एयर नहीं लिखा है अकेला, मैंने एयर से रिएक्शंस कराई है, ड्राई एयर से रिएक्शंस नहीं कराई है। डोंट बी कंफ्यूज। और आपके देखो रिएक्शन, रिएक्टिविटी, और आपको जो तुम जिस रिएक्शंस की बात कर रही हो ना, जरा वर्क बुक खोलिए और पेज नंबर निकालिए, जरा वर्क बुक खोलिए। हाँ, इसी में दिया है, पर ये पेज नंबर 3 पे देखो, रिएक्शंस विथ एयर लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा है विथ ऑक्सीजन। तो एयर और विथ ऑक्सीजन में बहुत अंतर है बेटा, और एयर और ड्राई एयर में बहुत अंतर है, एयर और लिक्विड एयर में बहुत अंतर है। जब एयर बोलते हैं तो उसमें सारे कंपोनेंट आ जाते हैं, ड्राई एयर बोलते हैं तो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन रहती है, और जब लिक्विड एयर बोलते हैं तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। पहले टर्म अच्छे से क्लियर करिए बेटा, नहीं तो अदरवाइज ऐसी गलतियां होंगी आपसे। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले टर्म अच्छे से क्लियर करिए। ड्राई एयर एंड एयर बोथ आर डिफरेंट। ड्राई एयर ऑक्सीजन कंटेन करता है, एयर में वाटर भी प्रेजेंट होता है, CO2 भी प्रेजेंट होती है, तभी तो हम वहां पे ड्राई एयर नहीं बोल सकते, क्योंकि वेपर्स, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट है। क्लियर है? ऐसे गलतियां मत करिए। चलिए, सर हाँ बोलो। आप इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हो? हाँ, रिकॉर्डिंग आज मैंने की, अभी देखता हूं कैसी हुई है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो मैंने की है, अभी चल भी रही है, और चलिए उसको कंप्लीट कर देते हैं रिकॉर्डिंग को।